कल हम लोग विटामिन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे। अब आपका ये प्रश्न होगा कि न्यूक्लिक अम्ल हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो कक्षा 12वीं जो कि बोर्ड परीक्षा है उसकी दृष्टि से आप देखेंगे कि बरहमेश इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव अथवा आपको 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जो ओवरऑल पूरा जैवाणु वाला अध्याय है इसमें आपको ऑब्जेक्ट और 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे आपको न्यूक्लिक अम्ल में से आ सकता है डीएनए आरएनए में अंतर। यहाँ आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा क्षारक डीएनए में अनुपस्थित होता है या इनमें से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो इस प्रकार से क्या होंगे आपके प्रश्न ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए हम लोग आज जान लेते हैं क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैवाणु होते हैं जो हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब यहां पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो आगे अभी आप समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के बारे में जानेंगे तो आप धीरे धीरे इसकी समझ हो जाएगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो सबसे पहले हमने जाना कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैवाणु हैं जो हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, जिनका कार्य होता है आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति करना। अर्थात जो हमारे पैतृक लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इनमें जो आपने सुना ही होगा डीएनए और आरएनए आते हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। तो आपने पेंटोस शर्करा, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा। अब यहां पे आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि राइबोस शर्करा क्या होती है और डीऑक्सी राइबोस शर्करा क्या होती है। तो यहां पे आप देखेंगे पेंटोज अर्थात C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन और यहां पे आपका होगा C5 कार्बन। तो ये जो पेंट शर्करा है ये 5 कार्बन होने के कारण इस शर्करा को पेंटोज शर्करा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे शर्करा देखेंगे, एक का नाम होगा राइबोस शर्करा और एक का नाम होगा डीऑक्सी राइबोस शर्करा। अब यहां पे हम दोनों स्ट्रक्चर एक साथ बना लेते हैं, ऑक्सी राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ताकि आप इनके बारे में अंतर स्पष्ट रूप से जान सकें कि राइबोस शर्करा क्या है और डीऑक्सी राइबोस शर्करा क्या है। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमने दोनों डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा को हमने यहां पे बोर्ड पे बनाया हुआ है। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे जो C2 कार्बन है इसमें दोनों शर्कराओं में कुछ अंतर है। ये भी राइबोस शर्करा है, ये भी राइबोस शर्करा, तो दोनों पेंटोज और राइबोस शर्करा हैं, लेकिन इस शर्करा का नाम है
राइबोस शर्करा, उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा। दोनों में केवल एक ऑक्सीजन का अंतर होता है। इसमें एक ऑक्सीजन कम होने के कारण, यहां पे देखिए इसमें OH है, इसमें केवल H है, तो इसमें ऑक्सीजन कम होने का डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे बाहर हो गया, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा और इसको बोलते हैं राइबोस शर्करा। अब आप ये जानते होंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो हमें क्या पढ़ने हैं, इन नाइट्रोजन बेस को भी जानना है। कौन कौन है, एडेनिन, गुआनिन, जो कि ये दोनों कौन से होते हैं, प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये होते हैं पिरिमिडीन। हालांकि आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा प्यूरिन क्या है, पिरिमिडीन क्या है, तो आप निश्चिंत रहें, आप केवल इतना जानिए कि ये क्या होते हैं, हमारे पास 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। चलिए अब हमारा जो टॉपिक था हम उस पे आते हैं, क्या, किस पे, न्यूक्लियोसाइड। तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो किससे मिलकर बना होता है, राइबोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस। तो आप देखेंगे जो अपनी नाइट्रोजन बेस हैं, इन नाइट्रोजन बेस में आप देखेंगे हमेशा 1-2 नाइट्रोजन आपको दिखाई देंगे। तो यहां पे हम उसका रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, और आपको केवल एक संकेत के रूप में बता देंगे कि ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। जैसे यहां पे मान लीजिए कि हमने कोई नाइट्रोजन क्षार बनाया, जैसे कि कोई, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर नहीं पता कि कौन सा है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है, नाइट्रोजन क्षार। क्योंकि सभी के स्ट्रक्चर को याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, तो आप देखेंगे यहां से क्या होगा, ये अपना नाइट्रोजन क्षार है और ये हमारी क्या है, पेंटोस शर्करा, और ये पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन बेस यहां से निकल जाएगा H2O, और ये दोनों आप देखेंगे एक बंध के द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। आपने सुना भी होगा कि जब 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ऑक्सीजन या ऑक्साइड के द्वारा जुड़ती हैं तो उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो बंध बन रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, जो किस किस के बीच में बन रहा है, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस। इस बंध को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो आपका एक ऑब्जेक्ट यहां से बन सकता है कि पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस के मध्य बनने वाले बंध को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बंध। और जो आपकी न्यूक्लियोसाइड की परिभाषा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड राइबोस शर्करा या पेंटोस शर्करा और किसका योग होता है, नाइट्रोजन क्षार। तो न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है पेंटोस शर्करा जो कि हमारी राइबोस शर्करा है प्लस नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। अब आगे चलते हैं, अब आपको एक मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड। यही होता है जो कि हमारे मेन टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। कई बार ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो खालिस्तान का बहुलक होता है, तो उसका उत्तर होता है न्यूक्लियोटाइड।
चलिए जान लेते हैं क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में आपने जाना कि पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस, जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का। परंतु जब आप इसमें क्या मिला दें, किसको और जोड़ दें, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, तो ये कैसे जुड़ेगा, इसका हम स्ट्रक्चर बना लें, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, यहां से निकल जाएगा H2O। तो आप देखेंगे यहां पे पेंटोस शर्करा का छठवां कार्बन फास्फोरिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पाएंगे कि आप क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन है, पेंटोस शर्करा जो कि अपनी राइबोस या डीऑक्सी राइबोस दोनों में से कोई भी हो सकती है, पेंटोस शर्करा, और कौन है, नाइट्रोजन बेस, और इसके साथ साथ आपने क्या मिला इसमें, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, या आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और यही न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करेंगे, जो डीएनए और आरएनए की आधारशिला रखेंगे। चलिए तो हम लोग अब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करेंगे, जो डीएनए और आरएनए निर्मित करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम लोग दो न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ेंगे, वहां से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होगा और कैसे, और अन्य न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब हम इसी प्रकार से दूसरा न्यूक्लियोटाइड निर्मित कर लेते हैं, यहां बना लेते हैं। यहां पे आता P डबल बॉन्ड O OH, इसको यहां बना देते हैं O, जो कि जोड़ा है CH2, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे इससे कोई भी जुड़ा होगा, नाइट्रोजन बेस, कोई भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। यहां पे आप देखेंगे H, यहां पे रहेगा OH OH H H, यहां पे रहेगा ऑक्सीजन, और यहां पे अपना एक OH क्या रहेगा, ये शेष वाला OH दो A1 में, एक आपका P डबल बॉन्ड O A1 है। अब एक देखेंगे, एक अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है। यहां से क्या होगा, H2O बाहर निकाल देंगे हम लोग, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आप पाएंगे कि क्या बन जाएगा, यहां पे C3 कार्बन किससे जुड़ जाएगा, सीधे फास्फोरस से जुड़ जाएगा। अब आपने यदि क्रियात्मक समूह का अध्ययन किया होगा तो आपने ये पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O और O, ये जो समूह होता है
वो एस्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो एस्टर निर्माण कर रहा है यहाँ पे जो है वो कार्बन है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके लिए जो मिलेगा वो फास्फोरस मिलेगा। अब फास्फोरस P डबल बॉन्ड O O, तो आपको एस्टर जैसा तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे P डबल बॉन्ड O O और कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है, क्या है, फास्फोरस। तो उसको एस्टर ना बोल के फॉस्फो एस्टर। और यहाँ पे आप देखेंगे जब दो न्यूक्लियोटाइड इकाइयां जुड़ती हैं तो दो एस्टर बंध का निर्माण होता है, P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड इकाई से जुड़ती है तो फास्फोडाएस्टर। तो इस बंध को याद रखेंगे, ये जो बंध बना है इस बंध का नाम है फास्फोडाइएस्टर। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में जिस बंध द्वारा जुड़ती हैं उस बंध का नाम होता है फास्फोडाइएस्टर। और इसी प्रकार आप देखते जाएंगे कि और न्यूक्लियोटाइड इकाई आएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, फास्फोडाइएस्टर बंध बनाएगी। तो यहाँ पे जैसे इसके दो जुड़े हैं तो डाइन्यूक्लियोटाइड 3 जुड़ेंगे, ट्राइन्यूक्लियोटाइड 4 जुड़ेंगे, टेट्रान्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे जब जुड़ जाएंगे तो एक चेन बन जाएगी जिसे आप लोग बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए और डीएनए का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं क्या होते हैं डीएनए और आरएनए। चलिए, तो यहां पे हम लोग टॉपिक लिखते हैं डीएनए। डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी। अब भी आपने पढ़ा है कि ऑक्सी राइबोस शर्करा क्या होती है और डीऑक्सी राइबोस शर्करा क्या होती है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब यहां पे आप देखें जो आपको शर्करा है वो कौन सी होगी डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस। तो इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। और इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहां पे जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो 4 क्षारक हैं ये किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो एडेनिन है और थाइमिन है आपस में डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं, और जो आपका ग्वानिन है और साइटोसिन है ये आपस में हमेशा ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ते हैं। अब इसके पहले आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में जान चुके हैं। हम यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द्वारा आपको क्या बताएंगे, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बताने का प्रयास करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है वो वाटसन एवं क्रिक ने उस संरचना को क्या किया था, प्रदर्शित किया हुआ था। तो हम यहाँ पे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो पेंटोस शर्करा है उसको एस से प्रदर्शित किया गया है, फास्फोरिक अम्ल को पी से प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पे जो ए है वो एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस है। अब ये शर्करा है ये आगे चल के फिर से फास्फोरस से जुड़ेगी, यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होगा। अब ये फास्फोरस किससे जुड़ेगा, सल्फर से जुड़ेगा, मतलब सॉरी सल्फर नहीं, ये शर्करा है आपकी पेंटो शर्करा, सॉरी। और पेंटो शर्करा से कौन जुड़ा होगा, कोई भी नाइट्रोजन बेस, उदाहरण के लिए मान लें साइटोसिन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपकी ये पेंटो शर्करा फिर फास्फोरिक अम्ल के फास्फोरस से जुड़ी होगी, और ये फास्फोरस किससे जुड़ा होगा, शर्करा से जुड़ा होगा, पेंटो शर्करा से जुड़ा होगा।
ये पेंटो शर्करा किसी भी थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन से जुड़ा होगा। फिर ये शर्करा आपको पता है फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा फास्फोरस से जुड़ा होगा। इस प्रकार से आपको क्या बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाएगी। और आपको ये पता होगा जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंड संरचना होता है। यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको दूर दूर बना रहे हैं, कुंडलित नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी चेन ले लें। दूसरी चेन मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सल्फर, इससे जुड़ा है फास्फोरस, और इससे जो नाइट्रोजन बेस जुड़ा है थायमीन। फिर यहाँ से फास्फोरस, सॉरी सल्फर नहीं है, फिर से बता दें पेंटो शर्करा है, माफी चाहेंगे गलती के लिए। ये क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस से क्या जुड़ा है, फिर से शर्करा जुड़ी हुई है, और इससे नाइट्रोजन बेस जुड़ा है ग्वानिन। अब इस पेंटो शर्करा से फिर से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा फास्फोरस जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे सल्फर, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन, फिर यहाँ पे फास्फोरस, फिर यहाँ पे हमारी शर्करा, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा है साइटोसिन, और यहाँ पे जुड़ेगा क्या, ग्वानिन। और अब भी आपको बताएं कि एडेनिन थायमीन डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा और आपके ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो एक दूसरे से क्या करेंगे, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ेंगे, और इस प्रकार से जुड़कर ये क्या कर लेंगे, द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो आप पाएंगे जो आपका ये डीएनए आरएन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमने केवल आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बताया है। जैसे इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, इसकी संरचना क्या हो जाती है, द्विकुंडलित हो जाती है। अर्थात एक स्टैंड आपका ये फोल्ड कर लेता है और ये स्टैंड भी आपस में फोल्ड कर लेता है, किसके कारण, हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण। और यहाँ पे जैसे एडेनिन, यहाँ पे थायमीन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे आप साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे थायमीन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे थायमीन, यहाँ पे आपके साइटोसिन सॉरी एडेनिन, यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्वानिन, यहाँ पे आ जाएगा साइटोसिन। इस प्रकार से आप पाएंगे कि क्या हो जाता है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का निर्माण होता है। द्विकुंडलित संरचना के बारे में जानकारी दी थी वो किसने दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने। तो आप डीएनए के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो क्या करता है, इसका जो मुख्य काम है वो अनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति, अर्थात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। इसका जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें जो शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। यहां पे आप देखेंगे इसकी संरचना कैसी है, द्विकुंडलित। जबकि आप आरएनए की देखेंगे इसकी जो संरचना है वो द्विकुंडलित नहीं रहेगी, वो आपकी सिंगल स्टैंड रहेगी। और जबकि इसकी जो संरचना है वो क्या है, डबल स्टैंड है। अब हम लोग आगे चल के किसके बारे में समझ लेते हैं, आरएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो आरएनए सबसे पहले हम उसके फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो फुल फॉर्म पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अर्थात आप देखेंगे इसमें जो शर्करा है वो कौन सी शर्करा होगी, आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसमें जो शर्करा पाई जाएगी कौन सी पाई जाएगी, राइबोस शर्करा पाई जाएगी। अब यहां पे जो अंतर आप देखेंगे इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पे जो आप देखते हैं थायमीन की जगह, जो कि आप डीएनए में देखेंगे थायमीन होता है, आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल। तो ये मुख्यतः आपको अंतर पूछा जाता है कि डीएनए में जो आपका थायमीन होता है, थायमीन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो डीएनए की संरचना थी वो आपकी द्विकुंडलित थी इस प्रकार से, जबकि आरएनए की संरचना क्या होती है, सिंगल स्टैंड होती है। ये स्वयं में कभी कभी अपने से फोल्ड बना ले वो बात अलग है, लेकिन आप देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है, सिंगल स्टैंड होती है। डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता, डीएनए एक ही प्रकार का होता है, जबकि जो आरएनए वो 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए, इसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए,
और एक होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो किसका होता है, राइबोसोमल आरएनए का होता है, लगभग 70-80%। तो यहाँ होता है आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, rRNA, mRNA और tRNA। जो आरएनए का मुख्य काम है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो डीएनए है वो क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यदि आप डीएनए आरएनए के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे तो आसानी से आप पाएंगे कि इनमें आप क्या लिख लेंगे, अंतर लिख लेंगे। सबसे पहले तो इनका नाम लिख लें, पूरा नाम लिखें। डीएनए का नाम पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में जो आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि जो आरएनए में है थाइमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, अर्थात एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ये आपके 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए का जो मुख्यतः काम है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य है। और जो आरएनए का काम है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो डीएनए है उसके कोई प्रकार नहीं होता है, सिंगल प्रकार एक ही प्रकार का होता है, जबकि आरएनए आप देखेंगे मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए 3 प्रकार के होते हैं। जो डीएनए होते हैं इसकी द्विकुंडित संरचना होती है, डुअल स्ट्रैंड संरचना होती है, जबकि इसकी जो संरचना होती है एकल स्ट्रैंड संरचना होती है, इसमें केवल क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा और जाना कि क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और क्या इनका हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये आपके जीवन से भी कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें मुख्यतः डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बारे में चर्चा करेंगे और वहीं पे चर्चा करेंगे ग्लाइकोसिडिक बंध। और यदि समय रहा तो हम लोग वहां पे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में चर्चा कर लेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ज्वेटर आयन और डाइपेप्टाइड पेप्टाइड बंध। और इसके साथ साथ यदि प्रयास कर पाए तो हम लोग कर लेंगे प्रोटीन और प्रोटीन का विकृतीकरण। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।